दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट है और वो टॉपिक है आपका आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। टॉपिक नंबर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमको पता है कि पुर्तगीज ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी थी, तो जाहिर सी बात है स्टार्ट तो हो गया। जैसे ही भारतीयों के हाथ में लगेगा, भारतीय क्या करेंगे, पत्र पत्रिकाएं न्यूज़पेपर्स इनको निकालना स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि ये पत्र पत्रिकाएं न्यूज़पेपर कहीं ना तो कहीं भारतीयों की चेतना के विकास में इंपॉर्टेंस रखती हैं कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ये आपके दुश्मन हैं। आपको करना क्या होगा, आपको नेशनलिज्म को बढ़ावा देना होगा, उनकी पॉलिसीज का विरोध करेंगी, यानी जनमानस को क्या करेंगी, जनमानस को एक्टिव करेंगी, गलत को गलत बताएंगे ताकि लोग समझ सकें। तो क्या होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पत्र पत्रिकाओं का इसका मतलब फ्रीडम मूवमेंट में अपना क्या है, बड़ा योगदान है। खास तौर पे जो राष्ट्रमत है या जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद, जिसको हम लोग कहते हैं, उसके स्टेब्लिशमेंट में बड़ा योगदान रखता है। तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, एक तरफ ये पत्र पत्रिका राष्ट्रवाद का प्रचार करेंगे और नेशनलिज्म जब किसी घर में आ गया, किसी राष्ट्र में आ गया, तो समझ जाओ कि राष्ट्र के दुश्मन अब नहीं टिक पाएंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स अब नहीं टिक पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इन पत्र पत्रिकाओं को, इन न्यूज़पेपर्स को रेगुलेट करेंगे, इन पे कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो हमारे लिए वो रेगुलेशंस जो है वो इंपॉर्टेंस है। किसने फिर उस रेगुलेशन को एबॉलिश किया, खत्म किया, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से एक क्वेश्चन मिनिमम आपके एग्जाम में आता है। तो यानी आज का, और इतना ही नहीं, आज हम लोग कई जब पत्र पत्रिकाएं देखेंगे तो उनके लेखक, उनके संपादक देखेंगे और 2 क्वेश्चंस, एक तो मिनिमम यहां से कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बहुत एक्टिव रहो, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में और गारंटी है पूरी टॉपिक समझ में आएगी। अब जब हम लोग कहते हैं भारत में शिक्षा का विकास, अंग्रेज इतना बढ़िया तो थे नहीं, भले वो व्हाइट मैन बर्डन थियरी देते थे, पश्चिमी सभ्यता का सिद्धांत देते थे, लेकिन उनको क्या हुआ, भारत में अब शासन चलाने के लिए कुछ पढ़े लिखे भारतीय, जो उनके अनुसार पढ़े लिखे भारतीय हो, जो उनके काम आ सके, ऐसे इंडियंस की जरूरत पड़ती है, यानी क्लर्क लेवल इंडियंस की जरूरत पड़ती है। तो वो भारत में क्या करेंगे, शिक्षा का विकास करेंगे। 1813 के एक्ट में बोलते हैं हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं भारत की शिक्षा के विकास के लिए, लेकिन 1 लाख रुपया देने का प्रावधान तो कर देते हैं, लेकिन वो उसका पैटर्न क्या होगा, वो प्राच्यवादी होगा। भारतीय संस्कृति को सहेजते हुए हिंदी माध्यम या भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी, या फिर पाश्चात्य शिक्षा, उसका माध्यम इंग्लिश होगा, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये एक डिस्प्यूट खड़ा जाता है। ये डिस्प्यूट थोड़े मोड़े दिन के लिए नहीं खड़ा होता है। 1813 में 1 लाख रुपए मिलते हैं और 20 साल तक इसके डिसीजन ही नहीं लिए जा पाते हैं। बाद में मैकाले आएंगे, चूंकि मैकाले वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर होते हैं, तो मैकाले के द्वारा क्या किया जाएगा, इंग्लिश एजुकेशन को स्टेब्लिश किया जाएगा। मैकाले मिनट हमको पता है 1835 में आता है। तो इस तरीके से आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास स्टार्ट हुआ। हालांकि 1 लाख रुपए का प्रावधान करने के पहले ही भारत में इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कुछ काम किए जा चुके थे। जैसे 1780 के ड्यूरेशन में, 1780 में प्रथम मदरसे की स्थापना कलकत्ता में कर जाती है। उसके पश्चात आप देखोगे 1791 लगभग कलकत्ता मदरसे की स्थापना के 10 वर्ष पश्चात आपको क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की जाती है। तो ये कुछ इनिशियल स्टेप है। इसके साथ साथ फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में आ जाता है। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया मेरे भाई कि 1813 से आप देखोगे 1813 से एफर्ट स्टार्ट होते हैं, लेकिन बिफोर 1800 आपको 3 चीज देखने को मिलता है। एक आपका कलकत्ता मदरसा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश कलकत्ता अधिनियम बताओ, सॉरी उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम बताओगे क्या कि किस वर्ष बना था? अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उस पर आप जरूर देखना। शॉर्ट क्या, 2-2.5 मिनट का वीडियो था। तो कलकत्ता में आप देखोगे एक मदरसा बनती है। उसके बाद से क्या है, वाराणसी में आपका क्या होता है, वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है और उसके बाद से आपकी बनती है फोर्ट विलियम कॉलेज बनती है। 1800 की घटना है। फोर्ट विलियम कॉलेज असैनिक जो लोग रहते हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, असैनिक अधिकारियों के लिए ये बेसिकली
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है कोलकाता में, कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है। तो ये भी आपके लिए फैक्ट्स हैं। ये शिक्षा का विकास पहले। अभी इस ड्यूरेशन में 1780 के ड्यूरेशन में था कौन? तो भैया वारेन हेस्टिंग्स था। 1780 के ड्यूरेशन में वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसी के ड्यूरेशन में कलकत्ता में क्या होगा? मदरसे की स्थापना हो जाएगी। एएमयू, अलीगढ़ में क्या होता है? एएमयू की स्थापना होती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पहले इसका नाम क्या था? पहले आप बताओ, चलो पहले इसका नाम क्या एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज था? पहले इसका नाम क्या था? पहले नाम क्या था? कब इसका नाम कब इसका नाम एएमयू पड़ा? ये आप बताओ, ठीक है। और किसके द्वारा एफर्ट किया गया था एएमयू की स्थापना में? नेक्स्ट देखो, हम देखोगे क्या था कि 1780 में, इन 1780 में भैया ये तो काम हो गया, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स एक पढ़ा लिखा विद्वान था। खास तौर पे ये प्राच्य विद्या का समर्थक था, यानी जो ईस्टर्न एजुकेशन था, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, उस पर इसकी काफी रुचि थी, उसका समर्थक था वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स अपने ड्यूरेशन में क्या करेगा? ये बोलेगा भैया एक काम करो, आप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करेगा। कब? इन 1784, 1784 में, 1784 में क्या होगा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश करेगा। कौन? तो वो वारेन हेस्टिंग्स करता है। आप बोलोगे सर वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन नहीं है, तो वारेन हेस्टिंग के सपोर्ट से सर विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है। अब बताओ 1780 में बंगाल का गवर्नर रहा होगा वारेन हेस्टिंग्स या बंगाल का गवर्नर जनरल होगा? तो हमको पता है इन 1773 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कहता है? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और अन्य दो प्रेसिडेंसीज थी वो क्या होती हैं? उनके पावर्स यहां पे आते हैं। मतलब ये सर्वे सर्वा होता है उन तीनों में। ओके, तो विलियम जोन्स, बिल्कुल, हालांकि विलियम जोन्स को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की अध्यक्षता देना नहीं चाहते थे, ठीक है, इसके खिलाफ थे, और इन्होंने दिया भी नहीं था, ध्यान देना है, ठीक है। इनके साथ साथ कुछ प्राच्य एजुकेशन के समर्थक लोग रहते हैं, वो काफी एक्टिव रहेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। तो संस्थापक थे जोन्स, लेकिन इनकी अध्यक्षता क्या? इसी के लिए नेक्स्ट ईयर को क्वेश्चन क्या बना दिया है? नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन भी आयोग ने बनाया है, 2019 का क्वेश्चन था कि बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी थी, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो वारेन हेस्टिंग्स के ड्यूरेशन में हुआ, ठीक है, क्योंकि 1784 में इसकी स्थापना हुई, तो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स, हमको पता है उन्होंने सर विलियम जोन्स के पक्ष में विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार किया था। यानी सर विलियम जोन्स इसके संस्थापक सदस्य तो थे, लेकिन इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, इनकी अध्यक्षता को अस्वीकार, नॉन एक्सेप्टेड थे, मतलब अस्वीकार किए थे कौन? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट सही है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत सारे लोग इस चीज को गलत माने थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना तो जोन्स ने किया था, और ड्यूरेशन किसका था? हेस्टिंग्स का था। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में साम्यता अच्छी खासी रही होगी। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक अच्छे विद्वान थे। प्राच्य एजुकेशन, यानी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, उसके प्रमुख समर्थक थे। संस्कृत, पर्शियन और अरेबियन की मतलब इस भाषा में जो स्टडी है उसको प्रमोट करना चाहते थे। तो भैया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में क्या था कि भारतीय विषयों का ट्रांसलेशन किया जाता है इंग्लिश में, ठीक है। जैसे अभी देखोगे आपका भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया गया था, ठीक। तो भैया इसी के लिए तो, यानी ये कारण भी सही है और कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इसी के ऊपर, यहां पे देखो समझाया है कि इन्होंने क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था चार्ल्स विलिंगसन, ठीक है, नाथालियन हेल्डेड और जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन का भी संबंध आपके क्या है, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से रहा है। इसमें जो पहले पर्सनालिटी देख रहे हो यहाँ पे विलिंगसन का, तो विलिंगसन ने ही क्या किया था, भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, किसके ऑर्डर पे, तो हेस्टिंग्स के ऑर्डर पे, हेस्टिंग्स के ऑर्डर पे। ओके, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है जो कि पेपर में वापस कन्वर्ट हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, देखो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 3 की गई थी, ठीक है। तो जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की कह रहा है कि मेंबर्स कौन थे, किनको सदस्यता प्रदान की गई। अच्छा देखो, जिन 4 ऑप्शंस को यहाँ पे क्रिएट किया है वो चारों भारत के बाहर गए थे। हमको पता है विवेकानंद का वो दौर याद करो, जीरो भाषण वाला शिकागो का,
तो भाई विवेकानंद भी शिकागो निकले थे, लेकिन शिकागो का कोई ठीक है यूके से कोई संबंध तो है नहीं, तो शिकागो तो काट ही दो, ये विवेकानंद को काट दो। राजा राम मोहन राय यूके गए थे, हमको पता है राजा की टाइटल इनको किसने दिया था? अकबर द्वितीय, अकबर सेकेंड के द्वारा इनको ये टाइटल दिया गया था। ओके, अच्छा, दादा भाई नौरोजी भी गए थे, जो ब्रेन ड्रेन थियरी आप देखते हो, ये इसका संबंध किससे है? दादा भाई नौरोजी का है। ठीक है, इसके आंसर क्या है? आपकी माइकल मधुसूदन दास है या माइकल मधुसूदन दत्त है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसको नहीं पता था कहीं नोट कर लेना, माइकल मधुसूदन दत्त। ओके, मैक्स इसको टिक क्या मार देंगे? दादा भाई नौरोजी को मारेंगे, जिसको नहीं पता होगा मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। यहां पे कालिदास की एक बुक लिखा है, कालिदास की बुक क्या लिखा है? कालिदास की बुक का नाम लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। हमको बताइए कि 1784 में क्या हो रहा है? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जा रही है, और इसके टारगेट्स क्या है? इंडियन लिटरेचर्स को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ताकि ये नॉलेज जो है इसको स्प्रेड हो सके, इसका विस्तार हो सके, प्रसार हो सके। तो अभिज्ञान शाकुंतलम को शाकुंतला यहां पर लिख दिया है। ओके, तो एक तो पीटी में बुक का नाम आ सकता है कि भाई कि ये बुक किसकी है, वापस कन्वर्ट क्वेश्चन हो सकता है। अब क्या करा है कि पहली बार इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया, कब किया गया? सोचो, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जब आप सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या जाएगा? सर विलियम जोन्स क्या थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने इसका ट्रांसलेट किया था। ऊपर हमने महाभारत का ट्रांसलेशन देखा। अब आगे देखो क्या क्वेश्चन करा है। करा ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रस्ताव था? तो हमको पता 4 चार्टर एक्ट आए थे। पहला चार्टर एक्ट कब आया था? 1793 का पहला चार्टर एक्ट था। इसके 20 वर्ष पश्चात 1813 का दूसरा चार्टर एक्ट था। इसके 20 वर्ष पश्चात 1833 का तीसरा चार्टर एक्ट था। इसके 20 वर्ष पश्चात 1853 का चौथा चार्टर एक्ट था। इसमें जो ये 2 चार्टर एक्ट्स हैं, ये आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनको एक बार स्टडी जरूर करना आप सब। खास तौर पे जो कंपनी की पावर्स कम की जाती है वो 1813 के चार्टर एक्ट से। आप देखोगे चाय और चीन, चाय प्लस चीन के व्यापार को छोड़कर अन्य सभी व्यापार से जो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, वो खत्म कर जाता है। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो यहां से आपका चाय और चीन यानी C2 इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, C2 के भी जो राइट्स थे वो खत्म हो जाते हैं। यानी 1833 तक आते आते कंपनी अब पूरी तरीके से क्या हो गई है? एक पॉलिटिकल कंपनी हो गई है। ठीक, कंपनी हो गई है। 1853 होता है, फिर 57 में विद्रोह हो जाता है। इसके लिए 1858 में क्या होता है? फिर से 1858 में फिर से महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा आता है, डिक्लेरेशन आता है, जिसको कैनिंग के द्वारा कहां पढ़ा गया था? इलाहाबाद या प्रयागराज में। इलाहाबाद या प्रयागराज में। इलाहाबाद में होता है कि अकबर का किला स्थित है। अकबर के किले में एक प्रशस्ति पत्र है, एक प्रशस्ति है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रयागराज प्रशस्ति कहते हैं। उस पर 3, पहली बात तो किसका संबंध है? किसका संबंध प्रयाग प्रशस्ति से, ये कमेंट करो। उस पर एक मुगल शासक का भी उल्लेख है। ठीक है, मतलब इसकी भी बातें लिखी गई हैं, उस मुगल शासक का भी नाम लिखो। ये सारी बातें देखो करा दिया। ठीक है, तो जब आप भी तैयारी करोगे बढ़िया तरीके से तो कर लोगे। देखो वुड ऑफ डिस्पैच इसका नहीं राइट आंसर है। वुड ऑफ डिस्पैच 1854 में आया था। भारतीय शिक्षा मतलब जो चल रही थी इतने दिन से दी जा रही, 35 में हमको पता मैकाले मिनट आ जाता है, वहां से एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो भैया क्या क्या प्रयास किए गए हैं जैसे देखोगे तो उसके लिए आपके आते हैं, मतलब क्या प्रगति रही है वुड ऑफ डिस्पैच, उसको आगे आता है 1854 में। ओके, इसको हम लोग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको कहते हैं। ओके, अगर आप लोग वुड ऑफ डिस्पैच के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो ध्यान देना, वुड ऑफ डिस्पैच ने वुमेन एजुकेशन, जो वुमेन एजुकेशन था उसकी वकालत की थी कि भैया गवर्नमेंट को वुमेन एजुकेशन भी प्रदान करना चाहिए, ये बात भी बोली गई थी। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये दिमाग में रखना है। ओके, ये वुड ऑफ डिस्पैच में ये बातें बोली गई थी। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट्स पे फिर से। तो ये वुड ऑफ डिस्पैच आपका हो गया तैयार। देखो, मैं जो मेरी क्लासेस देख रहे होंगे उनको पता होगा यार कि एक काम मैं नहीं करता हूं, मतलब केवल एक्सप्लेनेशन पढ़ने का काम मेरा नहीं रहता है। ठीक है, ये चीज क्लियर समझ जाना। अब देखो यहां पे मैं आपको कुछ, क्या हो रहा है, क्यों, हाँ ठीक है, यहां पे पहले कुछ कमिटीज देखो, आप लोग इन कमिटीज को पहले याद करो। आगे के क्वेश्चन तैयार करने के पहले ये कमिटीज याद करो। देखो मैंने आपको बताया कि 1813 में 1 लाख रुपए मिले थे,
उसके बाद से विवाद चला, फिर मैकाले मिनट आता है 1835 में, यहां से इंग्लिश जो शिक्षा है वो देनी स्टार्ट की जाती है। मैकाले मिनट के बाद से ही एक थियरी आती है जिसको हम लोग कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, ये डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी कहते हैं इसको, ध्यान देना, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी कहते हैं। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी दिया गया था कि जैसे मान लो कि भाई 1 लाख रुपए में सबको तो शिक्षा मिल नहीं सकती है, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर के कुछ लोग को शिक्षा दे देते हैं। ओके, ऊपर के कुछ लोग को क्या करते हैं, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी। ठीक है, ये थियरी दिया गया था आपके अलेक्जेंडर डफ के द्वारा। ओके, अलेक्जेंडर डफ के द्वारा ये थियरी दी गई थी। अब क्या था कि इनसे शिक्षा छन छन के क्या होगी, फिर नीचे को लोगों को मिलेगी, तो शिक्षा का क्या होगा, प्रसार होगा। हालांकि हमको पता है छन छन की शिक्षा मिलेगी तो शिक्षा का क्या होगा, बहुत कम, बहुत धीमे स्पीड से, बहुत धीरे धीरे प्रसार होगा। ओके, तो ये एक हम लोग कमी भी निकालते हैं। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी एक सीमा है इंग्लिश एजुकेशन की। बाद में वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच के बारे में अभी कई सारी चीजें मैंने आपको समझाई। इसी आगे आपका हंटर कमीशन आता है। आगे आपका 1882 में क्या आता है, हंटर कमीशन आता है। ठीक है, 1882 में हंटर कमीशन आता है। तो और ये क्या, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर इसका रिपोर्ट था, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ये रिपोर्ट होती है। आगे आपका विश्वविद्यालय आयोग आता है 1902 में। ठीक है, थॉमस रैले की अध्यक्षता में, थॉमस रैले की ठीक है अध्यक्षता में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो थॉमस रैले थे। 1902 में आता है। फिर सैडलर कमीशन आता है 1917 में। क्या आता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम या कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट जो अधिनियम था, या सॉरी आयोग था, कमेटी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी या सैडलर कमेटी इसको हम लोग कहते हैं। सैडलर कौन थे, तुमको पता है कि डीम्ड विश्वविद्यालय में, एक बार मैं फैक्ट चेक कर लेता हूं। ठीक है, नहीं, सैडलर डीम्ड विश्वविद्यालय में नहीं थे। ओके, कोई नहीं, ठीक है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। फिर आपकी हार्डोक कमेटी आती है। हार्डोक कमेटी आपकी ये भी एजुकेशन संबंधित है, 1929 में आती है। बाद में आपका सार्जेंट योजना आता है। कब आता है, 1944 में आपका सार्जेंट योजना आता है। और राधा कृष्णन आयोग आपका 1948 में आता है। इसी कमेटी की सिफारिश पे 1956 में स्वतंत्र भारत में यूजीसी का गठन आता है। तो यूजीसी एक्ट कब हो गया, 1956 हो गया। ये ऑर्डर आपको याद करना होगा, ध्यान देना, ये ऑर्डर आपको याद करना होगा। मैकाले मिनट, वुड डिस्पैच की ग्रोथ को देखने के लिए 1882 में हंटर कमीशन आती है। फिर विश्वविद्यालय आयोग, फिर सैडलर, फिर हार्टोग, फिर सार्जेंट, फिर राधाकृष्णन। ये ऑर्डर आपको याद करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो फर्स्ट कि इस ऑर्डर को आप तैयार करोगे। अब हम लोग ऊपर क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना और एक बार वीडियो शेयर भी कर देना। ठीक है, आप देखो कि लगातार क्लासेस कभी भी जो कही गई थी वो क्लासेस नहीं ब्रेक हुई हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की क्लास हो या मेंस की क्लास हो। लगातार काम किए हम लोग। अभी जस्ट मैंने यूपीपीसीएस के ऊपर एक स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाई है, आप सब उसको जरूर देख लेना, आपके लिए जरूर ही वो मदद करेगा और एक बार आपको मोटिवेट करेगा वापस एग्जाम के लिए, तो वो जरूर देखना है। चैनल सब्सक्राइब करना। अभी हम लोग करेंट अफेयर की क्लासेस हमारी आने वाली हैं, तो वो भी आपके लिए काफी लाभदायक होंगी। हम लोग अब कहां पे हैं, यहां थे हम लोग, हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन तो हमने देख लिया। अब तो मतलब हंटर कमीशन का भाई उसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये ड्यूरेशन किसका था, लॉर्ड रिपन का ड्यूरेशन था। ठीक है ना, लॉर्ड रिपन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या किया था। ठीक है, हंटर कमीशन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए। अब सोचो 1882 में ही, अब इसको भी आंसर कैसे कर सकते थे, 1882 में आपको मान लो कि सपोज याद था कि यार हंटर कमीशन आई थी, वुड ऑफ डिस्पैच के बाद अगली बार आती है, तो आप समझो ना कि इस ड्यूरेशन में होगी। अब सोचो क्या तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा भाई, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा को बढ़ा क्यों देंगे। रेलवे लेके आते तो उसकी कल पूर्जे तो अपने यहाँ बनवाते हैं, हमारे यहाँ तो बनवाते नहीं कि ये लोग जान ना जाए। हायर एजुकेशन की बात क्या करोगे, अभी 35 में तो प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट करवाया हो भैया, 82 आते थे हायर एजुकेशन। ठीक है, अब सोचो तो उच्च शिक्षा के लिए भी इसका संबंध नहीं रहा होगा। बालिकाओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो 1884 में 1854 में बोर्ड ऑफ डिस्पैच ने इस पे बात की थी, लेकिन हंटर कमीशन का संबंध किसे, प्राइमरी एजुकेशन पे। सैडलर कमीशन के बारे में,
तो न्यायपालिका से संबंध नहीं था, राजस्व व्यवस्था से संबंध नहीं था, पुलिस प्रशासन से संबंध नहीं था, इसका संबंध एजुकेशन से है, ये हम लोग समझ गए। इसको हम लोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम, अच्छा ये देखो सैडलर ही थे यार, ठीक है, मुझे पता था, डीम्ड मैं बोला था, लीड्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, मुझे ये याद रहा था कि सैडलर तो कुछ तो थे, ठीक है, ओके, पर मैंने अपनी नोट्स में नहीं लिखा था तो वहां से हो गया। अब आओ लॉर्ड मैकाले, मैकाले ने क्या किया था भाई, इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था, पूरी चीज समझा चुका हूं। फिल्टरेशन थियरी, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी पूरा समझा चुका हूं, ठीक है। निम्नलिखित इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। अब देखो सोचो भैया 1835 में क्या आ रहा है, मैकाले मिनट आ रहा है, ठीक है, लॉ इंग्लिश में मैकाले मिनट लिख देते हो। ओके 1833 के एक्ट के पश्चात हमको पता है क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है वो क्या बन जाता है, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। ओके इंडिया बन जाता है। और वो पहले पर्सनालिटी कौन है, बेंटिक। नजदीकी आंसर में कौन दिख रहा है, बेंटिक। मिंटो को होता है कि 1900 कितने के हैं, मिंटो का संबंध 1909 से है या 1919 से है, बताओ मार्ले मिंटो सुधार का संबंध किससे है, 1919 को कहते हैं या 1909 को कहते हैं, ठीक है। हार्डिंग बम कांड याद करो, 1911 में हार्डिंग बम कांड हुआ था, 1916 में बीएचयू का उद्घाटन हो रहा है, हार्डिंग के द्वारा किया जा रहा है, तो 1916 तक रहते हैं ये 1805 तक डलहौजी रहते हैं, ये 1798 से शायद आते हैं और 1805 तक रहते हैं, ठीक है। डलहौजी ने क्या लाया था, डलहौजी के द्वारा लाई गई जो रूल था, जो थियरी थी उसको बताओ, ताकि ब्रिटिश अंपायर का एक्सपेंशन किया सके। होमवर्क, ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी मेरे भाई, जरूर बतानी है, ठीक है। बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लाया गया था इनके द्वारा या सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि लाई गई थी। बताइए दो चीज, ओके। डलहौजी का 1805 से लिखा होना ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ये सही होगा, ठीक है। डलहौजी का सही होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, रुक जाइए, ठीक है। मुझे लग गया था कि कुछ तो गलत मुंह से निकल गया। देखो यहाँ पे ये बस ये चीज नहीं करना है, बाकी सारी चीज सही है। डलहौजी का जो ड्यूरेशन है, देखो क्यों मुझे, मैं समझ गया था डलहौजी ने बैड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से क्या हुआ था, अवध का विलय कराया था, वहीं से मैं समझ गया था कि कुछ तो गलती निकल गया मुझसे, ठीक है। 1854 तक ये थे, मतलब 1854 में अवध का विलय हुआ था, तो उस समय तो रह गया, तो बिफोर 57 इनका ड्यूरेशन है। तो 1850 के इर्द गिर्द ये आते हैं और 1857 के इर्द गिर्द तक चलते हैं। ध्यान देना, जब 1857 की क्रांति हुई थी तब ये नहीं थे, तब आपका कैनिंग था, यानी 56 तक रहेंगे ये, ठीक है, तब कैनिंग थे, ठीक है। और मैं जो ड्यूरेशन लिख दिया था आपको 1805 वाला जो ड्यूरेशन, वो लॉर्ड वेलेस्ली का दौर है, लॉर्ड वेलेस्ली, ओके। चलो तुरंत सुधार भी हो गया, बढ़िया बात है, ठीक है, बढ़िया बात है यहां पे सुधार का होना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम बार महिला विश्वविद्यालय, यहां तो होगा ना, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, रमाबाई देखो जो डीडी कर्वे वुमेन एजुकेशन के लिए काफी समर्पित थे, ठीक है, डीडी कर्वे वुमेन एजुकेशन के लिए काफी समर्पित पर्सनालिटीज थे, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे का भी संबंध आप देखोगे तो भैया वुमेन एजुकेशन से है, ठीक है, और इससे इनसे भी इनका संबंध है, ठीक है, इससे भी इनका संबंध है प्रथम महिला विश्वविद्यालय से। उल्टा भी कल को क्वेश्चन बना सकता है कि डीके कर्वे, देखो 1916 में ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, 1916 में, तो क्वेश्चन आ सकता है कि डीके कर्वे के द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में कहां कराई गई, किस प्रेसिडेंसी में कराई गई, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। यह भी आंसर बन के आ सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
महादेव गोविंद रनाडे से संबंधित कुछ फैक्ट्स मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा, आपको जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे ने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना कौन किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे जी के द्वारा किया गया। ओके, महादेव गोविंद रनाडे। और 1887 की घटना है, 1800 जब आपकी कांग्रेस बन रही है उसी के ड्यूरेशन की घटना है, उसके पश्चात की। 1850 में होता है कि कांग्रेस का गठन होता है। पूना सार्वजनिक सभा 1870। तो ये दो चीज का संबंध किससे है? महादेव गोविंद रनाडे। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक आपकी महादेव गोविंद रनाडे। तो ये एक्सटर्नल फैक्ट आपका हो गया। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस और पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना इन्होंने पहले की थी 1817 में, बाद में लगभग इसके 15 साल के पश्चात इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं। तो ये दो फैक्ट एक्स्ट्रा हो गया, अपने कॉपी पे नोट जरूर कर लेना। अभी मैं बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? देखो, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हो जाती है। ओके, मराठा इनके द्वारा, इनकी एक बुक का नाम है, केसरी इनकी बुक का नाम है, गीता रहस्य इनकी बुक का नाम है। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत? इतनी सारी चीज। देखो, बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। ठीक है, जबकि आप आगे देखोगे जो जस्टिस रनाडे हैं, जस्टिस रनाडे टीचर थे यहाँ पे, जस्टिस रनाडे यहाँ पे इसके संरक्षकों में से एक थे। तिलक के अलावा और कौन कौन से इसके संस्थापक सदस्य रहे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की? तो पहली आपको फैक्ट याद होना चाहिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनी कब? 1880 में। कालानुक्रम में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा आपके लिए। 1880 में आपकी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना होती है। वीके चिपलंकुर, बीजी तिलक, एमबी नाम जोशी, गोपाल गणेश आगरकर। गोपाल गणेश आगरकर, गोपाल गणेश आगरकर अभी और भी इंपॉर्टेंट, अभी आगे भी इनका नाम मिलेगा, याद रखना। और तिलक जी के ही साथ इनका नाम मिलता है। ठीक है, वीके चिपलुंकर, तिलक, एमबी नाम जोशी। ठीक है, चिपलुंकर नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो गोपाल गणेश आगरकर, ये पर्सनालिटीज ने इसके क्या है? संस्थापक सदस्य हैं। ये नाम आपको याद होना चाहिए, इसके लिए इसको भी मैं लिखूंगा वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहां कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वहां मैं ऑलरेडी करा दे रहा हूं। बाकी मैं कई जगहों पे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी देता चल रहा हूं। देखो, और क्वेश्चन से कैसे अगेन क्वेश्चन बन सकता है ये बताता चल रहा हूं। अब इसको यही क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके 4 ऑप्शंस में से कि इन कॉलेजेस में सबसे फर्स्ट इनिशियली कौन सी कॉलेज की स्थापना की गई? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता इसका राइट आंसर है। तो पहले तो क्या है कि अपने लोग दिमाग में रखें कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता बनी कब। तो देखो, 18 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 17। तो 1817 में पहली बार हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। कहां पे? कलकत्ता में। ओके, हम लोग क्या पढ़ चुके अब तक? हम लोग अब तक पढ़ चुके कलकत्ता मदरसा। आगे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? कलकत्ता मदरसे के बाद हम लोग क्या पढ़े? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना पढ़े, वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना पढ़े, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना पढ़े। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने 2 इंस्टीट्यूट पढ़ा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पढ़ा हमने। ठीक है, इसके बाद से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पढ़ा हमने। जितनी भी चीजें पढ़े उसको एक जगह नोट करते जाना और ईयर को अरेंज करके तैयार करना है। अब होता क्या है, 18 में से 1 माइनस करोगे तो 17। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना पड़ती है। इसमें एफर्ट सबसे ज्यादा किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय वही पर्सनालिटी हैं जिन्होंने क्या किया था? आप देखोगे आत्मीय सभा की स्थापना, ध्यान देना है, और ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, इन दोनों की स्थापना की गई। बाद में ब्रह्म समाज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है 2 पार्ट में। ठीक है, एक को बताओ कौन लीड करते हैं, दूसरे को कौन लीड करता है। ठीक है, एक आदि ब्रह्म समाज नाम रहता है और दूसरा बता सकते हो। मतलब ये मेरे कहने में कि आपको नहीं पता होगा तो ब्रह्म समाज पर पढ़ना, बहुत लंबा खींचूंगा तो लंबा खींचेगा, आधे घंटे क्लास हो गई है, अभी 14 क्वेश्चन पे। तो ये आत्मीय सभा की स्थापना पहले इन्होंने की थी 1815 के करीब में। ओके, तो ये हो गया दिल्ली। अब देखो, मेयो कॉलेज जो है और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में एएमयू बन जाती है, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इन दोनों की स्थापना 1875 में की गई थी। ओके, और जो आप दिल्ली कॉलेज देख रहे हो, दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में। तो कल को क्या करेगा क्वेश्चन, इसी को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे सकता है
कालानुक्रम में इसको अरेंज करने को दे सकते हैं, इसको क्रोनोलॉजी में, कालानुक्रम मतलब क्रोनोलॉजी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे हो सकता है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, इन्होंने प्रयास किया था, इनके प्रयासों से क्या हुआ, जो हिंदू कॉलेजेस की स्थापना हो पाई। अलेक्जेंडर डफ वही पर्सनालिटी हैं जिन्होंने डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी दिया था, ओके, जिन्होंने डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी दिया। नेक्स्ट आओ, तो क्वेश्चन क्या है, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। तो मैंने बोला भी डेविड हेयर का भी नाम याद कर जाओ और अलेक्जेंडर डफ एडी अलेक्जेंडर डफ की नाम याद कर जाओ, ओके। नेक्स्ट क्या कर रहा है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में बना था, ये होमवर्क मैंने दिया था। इसके बाद से देखो अब हमने क्या देखा, ऑलरेडी हमने फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बता चुके हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज आपका 1800 में बना था। कभी भी देखो, जब भी यूपीपीसीएस स्टेटमेंट के क्वेश्चन को ज्यादा फैक्ट बनाए तो समझना कुछ तो झोल है इसमें। अब देखो इसकी स्थापना 1800 में, ये अपने आप में एक याद करने वाला फैक्ट है। लेकिन अब बताओ दिन मोहल्ला तिथि कौन याद करेगा, आयोग को भी पता, तुम याद नहीं कर सकते हो। और ब्लाइंड टिक मारोगे यस या नो में, 10 जून होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसे टिक को जब बहुत ज्यादा फैक्चुअल चल जाए, दिन सोमवार लिख दे, 8 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख लिख दे, 20वां संस्करण है, 9वां संस्करण लिख दे, दूसरा संस्करण लिखे तो सही होता है, ठीक है। दूसरा संस्करण अक्सर सही लिख देती है स्टेटमेंट में यूपीपीसीएस की। कुछ ट्रिक्स हैं, जब आप पीवाईक्यू तैयार करते हो तब इन ट्रिक्स के बारे में आपको पता चलता है, ठीक है। अभी इसी बार आरओ का पेपर आप देख रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा, जब ये सब ट्रिक्स देखना, जब 20वां संस्करण लिखा रहे, कुछ डाटा लिखा रहे स्टेटमेंट में, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। मैं ये सारी ट्रिक्स के ऊपर चर्चा करूंगा, आप अभी इसको लोड मत लो, लेकिन यहीं से समझना गलत है, ये जून नहीं जुलाई था, इसको क्रॉस कर दो, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे कह रहे हैं इसकी स्थापना का एम क्या था, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को भारतीय भाषाओं इंडियन लैंग्वेज में शिक्षा देना। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही बात बोलता है भाई, हमारी भाषा सीखोगे तभी तो हम पे शासन करोगे। निम्नलिखित में से करा कि निम्नलिखित भारतीय मतलब इंडियन यूनिवर्सिटीज का नाम लिखा है, भारतीय यूनिवर्सिटीज का नाम लिखा है, कह रहे हैं इनमें धार्मिक शिक्षा जो रिलीजियस एजुकेशन है, इनमें से कौन ऐसे थे कि भारतीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के प्रबल समर्थक थे, ठीक है। तो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक जी के बारे में कई सारे फैक्ट्स हमने देखा, ठीक है। तिलक जी पहली बार जेल जाने वाले भी पहले पत्रकार बनते जो जेल जाते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में अभी हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स देखने वाले हैं, बहुत सारे फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है। जैसे हरिजन सेवक संघ की स्थापना उन्होंने की, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। हरिजन नामक पत्रिका इनके द्वारा लाई गई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। स्वामी विवेकानंद वेलूर मठ की स्थापना इनके द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा की गई, पहले रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है, फिर वेलूर मठ की स्थापना की जाती है, ठीक है। ये सारे फैक्ट है। मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था, हिंदू मदरसे की स्थापना की। इन्होंने एक हिंदुस्तान नामक पत्रिका भी चलाई थी, ठीक है। हिंदुस्तान नामक इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी निकाला था। तो इसके आंसर क्या हो गया, इसके आंसर हो गया मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय वो पर्सनालिटी है जो 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ है, ठीक है, जो सांप्रदायिक समझौता मतलब हुआ था, ठीक है। पूरा पैक्ट उसको कहते हैं, पूरे यरोदा पैक्ट भी इसको कहते हैं। यरोदा जेल में चूंकि गांधी जी थे तो उस पर सिग्नेटरी भी मदन मोहन मालवीय है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी मदन मोहन मालवीय जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता रहने ही चाहिए। तो मदन मोहन मालवीय से संबंधित इन फैक्ट्स को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, मदन मोहन मालवीय से संबंधित। और भी अगर देखना चाहते हो, हिंदुस्तान अभ्युदय, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक अभ्युदय कोचिंग चलाई ना, तो अभ्युदय पत्रिका थी किसकी, अभ्युदय बुक थी मदन मोहन मालवीय की। लीडर नामक एक बुक निकाला था मदन मोहन मालवीय ने। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको आपको याद कर लेना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाओ, बीएचयू का शिलान्यास किसके ड्यूरेशन में हुआ, आपको कभी का बता चुका हूं, आप ऊपर ही बता चुका हूं। केंद्रीय विश्वविद्यालय पहली बार किसको घोषित किया गया, तो बीएचयू को घोषित किया था पहली बार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र आपका जो है वो द बंगाल गजट है। अगर कभी पेपर में बंगाल गजट है तो बंगाल गजट को द बंगाल गजट से अपने आप को मतलब परेशान मत कर लेना। देखो
बंगाल गजट जो एक बुक आई थी, ये ध्यान देना, ये गंगा, सॉरी बुक नहीं, ये मैगजीन थी, ये प्रकाशन किसकी थी? गंगाधर भट्टाचार्य की। ये इंग्लिश में लिखी गई थी। ओके, ये किस में लिखी गई थी? इंग्लिश में लिखी गई थी, पूरा नहीं, ये बंगाल गजट की बात कर रहा हूं, ये इंग्लिश में लिखी गई थी। ओके, और ओल्डेस्ट पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछा है पहला समाचार पत्र भारत में, तो वो द बंगाल गजट है, और केवल बंगाल गजट पूछेगा तो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ओके, आगे आ जाओ क्वेश्चन, देखो यहां पे बताया भी हूं, इसमें बताया हूं, ठीक है। किसने द बंगाल गजट लिखा? तो J.A. हक्की लिखा है, जबकि इनका नाम क्या है, मतलब फुल नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। फुल नेम क्या है इनका? तो फुल नेम इनका है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ओके, आगे देखो, हमने अब देखो बुक्स दिखाना स्टार्ट हुआ तो अब सेंसरशिप आना स्टार्ट होगा। तो प्रेस सेंसरशिप वेलेस्ली के ड्यूरेशन में लागू किया जाता है, ठीक है। वेलेस्ली हमको पता है ये 1798 से आता है, 1805 तक रहेगा, इसके द्वारा लाया जाएगा। और 1818 में दो बार 18 लिख दोगे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का ड्यूरेशन आ जाएगा, और लॉर्ड हेस्टिंग्स इसको क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। एक बार 18 से एक माइनस करोगे तो 1817 आएगा, और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई है, ठीक है। और दो बार 18 लिखोगे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का ड्यूरेशन आएगा, जब प्रेस सेंसरशिप को समाप्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट आओ, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये प्रेस एक्ट आपका आता है कब? 1878 का ड्यूरेशन था, 1878 में, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हम कहते हैं मुंह बंद करने वाला अधिनियम। इतने रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि मतलब तुम कुछ बोल ही नहीं पाओगे। खासतौर पे ये लोकल लैंग्वेज, जो देसी भाषा थे, देसी भाषाओं पे, देसी लैंग्वेजेस पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। ओके, बाद में 1882 का दौर आएगा, 1882 का दौर आता है, जब इसको रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसको क्या किया? इसको रद्द कर दिया, इसको अबॉलिश कर दिया, रद्द कर दिया। ओके, तो ये आंसर है, लॉर्ड रिपन। ओके, लिटन के द्वारा क्या किया? लाया गया, और रिपन द्वारा इसको फिनिश किया गया, ठीक है। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जो शिकार होते हैं वो सोम प्रकाश होता है और भारत मिहिर। ये क्या है? ये शिकार हैं, जो इसके शिकार होते हैं, सोम प्रकाश और कौन? भारत मिहिर। सोम प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सोम प्रकाश आपकी लिखी गई है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। सोम प्रकाश किसकी बुक है? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बुक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बुक का नाम है। ओके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बुक का नाम है। यह भी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपका। अब आप बताओ भारत मिहिर किसका है? इसके अगेंस्ट कर रहा है, तो भारत मिहिर क्या हो गया? आपका होमवर्क हो गया, ये आपको बताना ही बताना है। देखो भाई, मैं तो अपनी तरफ से बहुत वैल्यूडेशन करा के चल रहा हूं, ठीक है। जो होमवर्क्स हैं वो आपको करने ही करने होंगे। 40 मिनट की अराउंड क्लास हो गई है, तो वीडियो एक बार आप लोग लाइक कर देना और शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पत्रकार का धर्म निभाते हुए जेल जाने वाले, तो बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे ट्रिक्स आपको बताता हूं। देखो, अक्सर क्या है, बाल गंगाधर तिलक और एक पर्सनालिटी है बनर्जी साहब, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनमें लोग डाउट आ जाते हैं, इनमें लोग डाउट आ जाते हैं। जैसे बिपिन चंद्रा की जो बुक है मॉडर्न इंडिया, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राइट आंसर बोला गया है। और वैसे हैं बाल गंगाधर तिलक। देखो, बाल गंगाधर तिलक ये सच्चाई भी है केसरी के लिए। केसरी और मराठा में कुछ इनके लेख थे जिसकी वजह से ये जेल चले जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था? गोपाल गणेश आगरकर अभी आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तिलक जी के साथ बोला था ना, है तो तिलक जी के साथ जेल गए थे। ये कब जेल गए थे? 1882 में। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब जेल गए हैं? तो 1883 में। तो भैया ईयर आप तुलना करोगे तो तिलक जी इंपॉर्टेंट है। अक्सर यूपीपीसीएस आयोग क्या करता है, यूपीएससी वालों से क्वेश्चन गलत कर लेती है, ठीक है, क्योंकि वो बिपिन चंद्रा सुरेंद्रनाथ बनर्जी बुलाते हैं और यहां से गलत करवा के निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका, इंपॉर्टेंट है तिलक। अब मान लो कि कभी पेपर में दोनों क्वेश्चन आ जाए, गोपाल गणेश आगरकर भी आ जाए, बाल गंगाधर तिलक भी आ जाए, या तिलक की जगह केवल गोपाल गणेश आगरकर आए और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आए, तो भी आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी को टिक मत करना, तो भी आप गणेश गोपाल आगरकर को करोगे, क्योंकि इनके साथ वो गए थे, ठीक है। क्योंकि देखो क्लियर लिखा है कि एक धनंजय कीर है जिनकी बुक है लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी बुक है लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये धनंजय कीर की बुक है। इसी बुक में इन्होंने बोला है कि बाल गंगाधर तिलक और, ठीक है, तिलक जी और गोपाल गणेश आगरकर ये दोनों मराठा और केसरी पत्रों में लिखने के लिए जेल गए थे। ओके, आ जाओ।
मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार को कह रहा है किसने प्रकाशित किया फारसी में, तो वो राजा राम मोहन राय है। अब देखो ओके, अब यहां पे समझो, देखो एक और पत्रकार मतलब पेपर पर रिस्ट्रिक्शन का रूल आया था, वो था अनुज्ञप्ति नियम 2023। इस नियम के तहत क्या होता था कि भैया आप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के पहले आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये लाइसेंस सिस्टम एक्ट था, ठीक है। तो इस नियम के तहत क्या हुआ था, मिरातुल अखबार को बैन किया गया था, मिरातुल अखबार को बैन किया गया था। संवाद कौमुदी भी राजा राम मोहन राय की ही पुस्तक है, संवाद कौमुदी भी राजा राम मोहन राय की भी है। अब आप बताओ अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया के बारे में बताओ कि भैया अनहैप्पी इंडिया किसकी है, ये कमेंट करना है। और ऑप्शन आपकी यही है, लाला लाजपत राय, सर सैयद अहमद खां, मौलाना सिबली नोमानी, राजा राम मोहन राय, यही 4 ऑप्शन भी हैं। इनमें से बताओ अनहैप्पी इंडिया किसका था। नेक्स्ट बुक है आपका इंडियन मिरर, ठीक है। देखो इंडियन मिरर से कई सारे लोग का संबंध है। इंडियन मिरर क्या है, एक अखबार है। देवेंद्रनाथ टैगोर का संबंध है, मनमोहन घोष का संबंध है, केशव चंद्र सेन का संबंध है, इन सभी लोगों का संबंध आपके इंडियन मिरर से है। स्थापना में माना जाता है कि स्थापना में इनका संबंध था देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन सिंह का, बाकी दोनों लोग संपादक थे। हालांकि कुछ बुक्स में मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन के बारे में लिखा है, मैंने ये भी आपको डाउट क्लियर कर दिया। कुछ बुक्स में संस्थापक में आप देखोगे देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं है, मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन का नाम है। ओके, घटना चक्र में ही एक जगह लिखा है, झीका वाले अपने बुक में ये चीज मेंशन किया है। तो आपको इनका नाम याद करना होगा, भाई ये इनसे संबंध है। और इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां हुआ था, तो कलकत्ता से, ठीक है, बंगाल क्रांतिकारियों की जननी रही है। अब गदर पत्र के बारे में लिखा है, हम बोलते हैं गदर आंदोलन 1913 सैन फ्रांसिस्को, याद करो, इसका संबंध वहां से हो गया। गदर पत्र एक ऐसा था, स्टार्ट तो हुआ उर्दू में, लेकिन कई लैंग्वेज में आता है, बाद में गुरुमुखी लिपि में भी लिखा जाता है। गुरुमुखी लिपि स्टार्ट किसने की थी, उस सिख गुरु का नाम बताइए। 5वें थे, 4थे थे, 3रे थे, 6वें थे, ठीक है, तो उनका नाम बताइए आप पहली। तो गुरुमुखी लिपि ये समझ जाओ, मराठी में भी छपा है, हिंदी में भी छपा है, अंग्रेजी में भी छपा है, गुजराती में भी छपा है, और एक बार इसका अंक पख्तूनी लैंग्वेज में भी निकला था। तो उर्दू मेनली निकला है, उर्दू प्रथम बार निकला है, उर्दू, मराठा, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, गुरुमुखी में भी निकला है, और पख्तूनी लैंग्वेज में भी एक बार निकला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। आ गया क्वेश्चन, क्या कह रहा है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। किसके बारे में क्वेश्चन है, तिलक जी के बारे में क्वेश्चन है। तो पहले बता दिया केसरी, केसरी इनकी किस लैंग्वेज में थी, मराठी लैंग्वेज में थी। ओके, इनके द्वारा केसरी के अलावा और क्या निकाला गया है, मराठा निकाला गया है, मराठा इनकी इंग्लिश लैंग्वेज में है। गीता रहस्य निकाला गया इनके द्वारा, तो गीता रहस्य में, अच्छा यहां देखो, फ्री हिंदुस्तान नाम की जो बुक है, ये फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास जी के द्वारा की ये बुक है। किसकी, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास जी की बुक है। अब आप बताओ स्वदेश मित्र के बारे में कि स्वदेश मित्र किसकी रचना है। और स्वदेश मित्र की रचना तो छोड़ो, एक बार स्वदेश मित्र का लैंग्वेज नहीं, स्वदेश मित्र का लैंग्वेज नहीं पूछा है, भारत मित्र का पूछा है। ओके, ठीक है, स्वदेश एक समाचार पत्र था गोरखपुर का। चलो कोई नहीं, कहां थे हम लोग, यहां थे हम लोग। ओके, तो ये आंसर आप कर दो। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में किसने कांग्रेस की आलोचना की। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में, 1885 में। केसरी किसकी, तिलक जी की है, ठीक है। लाल बाल पाल क्या थे, उदारवादी नीतियों के अगेंस्ट थे, तो यानी केसरी रही होगी। काल किसकी बुक है, काल एक ऐसी, ये बुक किसकी है, शिवराम महादेव परांजपे, शिवराम महादेव परांजपे की बुक है क्या, काल। तो ये दोनों, अब बंगवासी, बंगाल वाले, वो क्रांतिकारी आंदोलन के जनक है, ठीक है। तो ये तीनों बुक्स, उपर्युक्त सभी तीनों का संबंध कांग्रेस की आलोचना से संबंधित है। ओके, तीनों का संबंध है। अब यहां पे देखो, एक बुक का नाम लिखा है संध्या, एक बुक का नाम लिखा है काल। काल के बारे में तो अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। काल बुक अभी हम लोग जस्ट कहीं पढ़े ना, शिवराम महादेव परांजपे, ठीक है। तो क्रांतिकारी, ठीक है, आंदोलन की शुरुआत काल में बिल्कुल। युगांतर किसकी है, अरविंदो घोष की है। युगांतर किसकी है, युगांतर आपकी अरविंदो घोष की बुक है, अरविंदो घोष की बुक है। युगांतर हो, सावित्री हो, कर्मयोगी हो,
ठीक है। वंदे मातरम भी इनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन अगर उर्दू का वंदे मातरम पूछे, ठीक है, तो अभी आगे क्वेश्चन बन के आए, दिखा दूंगा आपको किसने लिखी है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो देखो, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संबंध साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था। संपादक पूछा पेपर में क्वेश्चन, तो संपादक थे इसके मनसुख लाल नजर। संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। करा यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल ने, गदर ने, उदारवादी गदर ने तो गदर पत्रिका स्टार्ट किया था, ये तो गलत हो गया। स्वराज पार्टी हमको पता कि किसके संबंधित था, तो स्वराज पार्टी आपकी असहयोग आंदोलन के बाद इसका गठन होता है, जब चोरी चोरा आंदोलन की वजह से, चोरी चोरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा वापस ले जाता है, तब स्वराज पार्टी का गठन होता है मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी के द्वारा। कौन अध्यक्ष कौन सचिव था बता सकते हो आप लोग, तो सीआर दास भी नहीं है। होम रूल लीग इसका संबंध है। देखो, यंग इंडिया से 3 लोग का संबंध है। आपको पता है गांधी जी का संबंध है, बिल्कुल सही बात है। जमुना लाल द्वारकादास और शंकर लाल बैंकर गांधी जी के पहले इसके संपादक कर चुके हैं। कौन? जमुना दास द्वारकादास इनका नाम था, और शंकर लाल बैंकर, ये दोनों लोग गांधी जी के पहले इसके संपादन कर चुके हैं। बाद में कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। और शंकर दास, जमुना लाल द्वारकादास, इनका संबंध होम रूल लीग से है। हमको पता होम रूल लीग की एक आंदोलन चला था जिसमें तिलक जी और कौन चला था? तिलक जी और एक सेकंड पर्सनालिटी आयरलैंड की वो महिला थी, ठीक है, आप उनका नाम कमेंट करो। ओके, नेक्स्ट, उद्दंड मार्तंड, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड कहां प्रकाशित हुआ? तो कोलकाता में, ठीक है। इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला थे, जुगल किशोर शुक्ला थे। अभी हम लोग यहां पे ब्रेक करेंगे। एक बार आप लगभग लोग 30 करीब में क्वेश्चन देखें, हालांकि फैक्ट तो खूब ही देखे हैं, तो बहुत ज्यादा फैक्ट ना हो जाए, इसलिए यहां पे ब्रेक करूंगा। और नेक्स्ट, अभी इसमें लगभग 30 क्वेश्चन के करीब में और है, 25 से 30 क्वेश्चन वो कराएंगे, फिर आगे का टॉपिक देख लेंगे। ओके, फिर जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।